गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की सीरीज़ में आज वेक्टर की सीरीज़ में सबसे लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये वेक्टर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे लेक्चर फॉलो किए होंगे और नोट्स बनाए होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल के, या फिर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में वेक्टर के अंदर, फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस को पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप उस क्वेश्चन को नोट करें, करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिया है, इफ थ्री वेक्टर p, q एंड r shown in figure, let s be any point on vector r, the distance between point p and s is b और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, द जनरल रिलेशन अमोंग वेक्टर्स p, q, s। यानी तीन वेक्टर के बीच में मुझे रिलेशन बताना है। ये क्वेश्चन पूछा था जेईई एडवांस 2017 में। जेईई एडवांस 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा था। डायग्राम मुझे कुछ कैसे दिया है, डायग्राम कुछ ऐसे दिया है। यहाँ पे मेरे पास है x और ये मेरे पास है y, और तीन वेक्टर मुझे इस तरीके से दिए हैं। तीन वेक्टर मुझे इस तरीके से दिए हैं और तीनों को इस तरीके से यहाँ पे मिलाया है। ये है मेरे पास, और ये मेरे पास है ओरिजिन, ये डायग्राम में मुझे दिया है। ये मेरे पास है वेक्टर p, ये मुझे बोला है। ये है वेक्टर q और ये है वेक्टर s। ऐसी कंडीशन मुझे दी है। और यहाँ पे मुझे बोला है ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है s और ये पॉइंट मेरे पास है q। ये मुझे दिया है। और ये जो लेंथ यहाँ पे दी है, ये दी है वेक्टर b और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी p और s का मुझे मैग्नीट्यूड दिया है। और तीनों के अंदर मुझे रिलेशन पूछा है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो वेक्टर r को भी उन्होंने शो किया है, वेक्टर q माइनस वेक्टर p, जो एक जनरल बात है जो होगा भी। क्यों? क्योंकि वेक्टर r यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा इन्होंने वेक्टर r दिया है, जो मेरे पास कितना है q माइनस p। ठीक है जी, ओके। अब इसको रिलेशन कैसे निकाले, अब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो वेक्टर p एस ओ मुझे दिया है, ये ट्रायंगल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास है y। जब मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, इस तरीके से। ये मेरे पास है p, ये मेरे पास है s और यहाँ पे मेरे पास है ओरिजिन। ये मेरे पास है वेक्टर p और ये मेरे पास है वेक्टर q। और यहाँ पे जो लेंथ मुझे दी है, ये दी है b वेक्टर r। इस तरीके की लेंथ मुझे दी है। अब अगर इस PS वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ, PS वेक्टर को अगर इसका मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी। ये होगा PS यूनिट वेक्टर। इसको लिखूंगा यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस PS को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ, यानी इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, PS वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ PS और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस PS वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस PS को मैं लिखना चाहूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो मुझे मैग्नीट्यूड कितना दिया है इस PS वेक्टर का, मुझे मैग्नीट्यूड दिया है b वेक्टर r। ये जो यहाँ पे b वेक्टर r दिया है, ये इस PS वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। देखो इसकी लेंथ को शो कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं PS वेक्टर इक्वल टू b मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर r, और यहाँ पे लिखेंगे PS वेक्टर जो एज इट इज है। मैग्नीट्यूड की जगह मैंने रखा b वेक्टर r, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पे रखा मैंने PS यूनिट वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो तो जिस डायरेक्शन में ये PS यूनिट वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में ये PS यूनिट वेक्टर है, क्या उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर r है? वेक्टर r क्या है मेरे पास, ये पूरा वेक्टर मेरे पास क्या है, वेक्टर r। पूरा वेक्टर मीन्स p से q तक, इसलिए हमने वेक्टर r को लिखा है q माइनस p। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस PS वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो यहाँ पे r वेक्टर की डायरेक्शन है। ये आपको दिख रहा होगा कि जिस डायरेक्शन में ये PS वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में मेरे पास r वेक्टर भी है। तो इसका मतलब इस PS वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ये लिखूंगा b वेक्टर r। इस PS वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं यूनिट वेक्टर ऑफ r, यानी यहाँ पे अगर ब्रैकेट में मैं लिखूँ, ये PS वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी जो मेरे पास r वेक्टर की है। इतनी बात समझ आ रही है मुझे यहाँ से कि जो डायरेक्शन मेरे पास PS वेक्टर की है, वही डायरेक्शन r वेक्टर की होगी। ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब एक काम करते हैं, b इसको लिखेंगे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। अगर इस r वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है, वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r वेक्टर लिख सकते हैं।
इस आर वेक्टर से इस आर वेक्टर को कैंसिल करूंगा तो पी एस में क्या लिख सकता हूं, यहां से लिखूंगा बी और यहां पे लिखूंगा मैं वेक्टर आर, ये लिख सकते हैं। अब इस पी एस वेक्टर को क्या लिखूंगा, इस पी एस वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूं, वेक्टर एस माइनस वेक्टर पी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पी एस वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट है तो उसको क्या लिख सकते हैं यहां से, वेक्टर एस माइनस वेक्टर पी, ये आएगा बी यहां से। वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, क्या वेक्टर आर मुझे दिया है, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे रिलेशन बनाने की कोशिश हम करते हैं। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो वहां पे दिया है एस वेक्टर इक्वल, चारों ऑप्शन में, यानी एस के इक्वल में हमें कुछ कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो इसके आगे अगर मैं लिखता हूं यहां पे, ये लिखूंगा एस वेक्टर इक्वल टू, इस पी को अगर इधर लेके आता हूं वेक्टर पी प्लस इस बी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्यू और यहां पे होगा माइनस बी वेक्टर पी, ये कंडीशन मुझे यहां पे मिलेगी। अब मैं क्या करता हूं, वेक्टर एस इक्वल टू, इन दोनों वेक्टर को अगर मैं एक साथ देखूं तो यहां से पी वेक्टर को कॉमन ले सकता हूं और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस बी, और ये जो बी क्यू वेक्टर है ये आएगा मेरे पास एज इट इज। तो ये रिलेशन मेरे पास आएगा और यही मेरे पास फाइनल आंसर होगा। एक बार ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में मुझे क्या दिया है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एस इक्वल टू वेक्टर पी 1 माइनस बी प्लस बी वेक्टर क्यू, मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो जे एडवांस 2017 में पूछा था आपसे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो, देखो, इसका सोल्यूशन फिर लिखो और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा था मुझे यहाँ पे, मुझे पूछा था रिलेशन वेक्टर एस पी और क्यू के बीच में। तो ये था जो जे एडवांस 2017 में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, क्वेश्चन को आप नोट करें, करने की कोशिश करें और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन में मुझे बोला है द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू Q इंटू ई प्लस QV क्रॉस B. Suppose E is along X axis and B along Y axis. In what direction and with what minimum speed V should be positively charged particle be sent so that net force on it zero. क्या बताना हमें कि so that net force on it zero. इसने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो along X axis में लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड along Y axis में। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं रखता हूं तो उसके ऊपर फोर्स कितना और किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, कैसे उसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट इसमें दिया है इट विल बी आस्क्ड इन द 12th बोर्ड। ओके, जो 12th पार्ट का जो आपका सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए मैंने इसको एरो की हेल्प से यहाँ पे दिखाया। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हो, किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो हमेशा उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इधर एक्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी किसी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जो हमेशा किधर एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है तो फोर्स किधर लगेगी, राइटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड होता तो फोर्स किधर लगती, लेफ्टवर्ड लगती। ठीक है जी, तो इसका मतलब, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है F इक्वल टू Q इंटू ई, ये वैल्यू होती है। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, सपोज करो ये मैंने माना इधर मेरे पास एक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्ट किया। अब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं से फेंक देता हूँ, थ्रो करता हूँ इधर, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, सपोज करो मैंने इसको इस डायरेक्शन में फेंका v वेलोसिटी से, ये ऊपर जाना चाह रहा था कहीं पे v वेलोसिटी से, और ये जो एंगल है यहाँ पे
ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये जो एंगल है ये मेरे पास कितना है, थीटा है। कितना है ये एंगल, थीटा। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो देखो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स उधर एक्ट करेगी जिधर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम करता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे, राइट हैंड है आपके पास, जिस डायरेक्शन में वी है, वी से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, वी से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे। ये मेरा राइट हैंड है, वी ऊपर की तरफ है, ये मैंने लिया यहाँ पे भी, आप चाहे तो उधर से भी देख सकते हैं। जिधर वी है उस साइड में फिंगर करेंगे, ये मैंने की फिंगर ऊपर की तरफ, और जिधर बी है उधर की तरफ कर्ल करेंगे। तो वी से बी की तरफ मैंने कर्ल किया, थंब को ऊपर की तरफ रखना है। जैसे ही वी से बी की तरफ कर्ल करूंगा तो थंब किधर आएगा, अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी डायरेक्शन। अगर ये बी नीचे की तरफ होता तो मैं ऐसे रखता और बी को ऐसे कर्ल करता तो डायरेक्शन कैसे हो जाती, आउटवर्ड। लेकिन खैर इस कंडीशन में हमें दिया है वी ऊपर की तरफ और बी आगे की तरफ, तो बी की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब किधर आएगा, अंदर। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स की, अगर यहाँ पे मैं इसको लिखना चाहूं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे इनवर्ड होगी। देखो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी। कैसे पता लगाया हमने वी से बी की तरफ राइट हैंड को कर्ल किया, जिस डायरेक्शन में थंब आया वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब वैल्यू क्या होगी इस मैग्नेटिक फोर्स की, इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ये होती है। अब इस v क्रॉस b की वैल्यू को v भी साइन थीटा लिख लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन होगी यहाँ पे v क्रॉस b। अब क्वेश्चन में मुझे ये बोला है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन में मुझे ये बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो वो अप्लाई हो रहा है x डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड b डायरेक्शन में, तो किस डायरेक्शन में इस पार्टिकल को किस मिनिमम वेलोसिटी से फेंकें और किस डायरेक्शन में फेंकें कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए, ये सवाल में मुझसे पूछा है। तो सिंपल आपको फिल कराने के लिए, इस बोर्ड पे फिल कराने के लिए मैं यहाँ पे 3D सरफेस जो वेक्टर के साथ हम ड्रॉ करते हैं, इसको वैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा। देखो जरा, इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। ये हमेशा मैं मानता हूँ x और ये हमेशा मानता हूँ मैं y। ये बात सबको समझ आ रही है। अब इसी x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, ये बात मुझे पता है, और इस y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। और ऊपर की तरफ मेरे पास डायरेक्शन क्या है, ऊपर मेरे पास डायरेक्शन है z। ये बात हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। अब अगर q पार्टिकल यहाँ पर है तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी जिसकी वैल्यू होगी q इंटू ई, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है। अगर क्यू ई इधर की तरफ एक्ट करेगा, यानी राइटवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स पॉजिटिव एक्सिस में है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए अगर मुझे यहाँ पे नेट फोर्स जीरो करना है तो इसके अपोजिट साइड में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होनी चाहिए, तभी इसका जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो अब मुझे बताना कि वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में यहाँ पे रखें जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है इसके ऊपर जीरो हो जाए, ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सपोज करो अगर इस वेलोसिटी पार्टिकल को अगर मैं इधर की तरफ इस तरीके से अगर यहाँ पे पार्टिकल को थ्रो करता हूँ v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में, तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा, देख लेते हैं। अगर राइट हैंड को v से b की तरफ मैं कर्ल करता हूँ, v से b की तरफ कर्ल करता हूँ, थंब तो नीचे आएगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स नीचे हो गया तो ये और इस क्यू के बीच में एंगल 90 हो जाएगा, यानी तब तो जीरो नहीं हो सकता, इसके अपोजिट में होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में क्या लिखेंगे, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें ये बात पता चलेगी कि अगर v वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, कहाँ पे, ऊपर की तरफ, किस वेलोसिटी से, v से, तो अगर v से ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो देखते हैं डायरेक्शन किधर आएगी मैग्नेटिक फोर्स की, तो v से, और b पीछे की तरफ है, थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा b पीछे की तरफ है, तो v से b की तरफ अगर फिंगर में कर्ल करूंगा, v से b की तरफ अगर फिंगर करूंगा तो थंब की डायरेक्शन आएगी इधर, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा इधर,
मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा इधर। तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पार्टिकल को v वेलोसिटी से, पार्टिकल v वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए? डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अगर किसी पार्टिकल को पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ मैं फेंकूंगा तब वहां से v क्रॉस b की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की मिलेगी अपोजिट। तब ये q ही इस मैग्नेटिक फोर्स को, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है q v क्रॉस b, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये मेरे पास हो गया पार्टिकल पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये मुझसे पूछा था। सेकंड चीज मुझसे क्या पूछी थी? सेकंड मुझसे पूछा था किस मिनिमम वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे। तो डायरेक्शन होगी। अब किस मिनिमम वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे? मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल में रख देता हूं तो नेट फोर्स 0 मिलेगा मुझे। तो ये मेरे पास होता है Q इंटू ई, और ये मेरे पास क्या होगा? ये होगा Q V B। ये इसको लिखेंगे क्या होगा यहाँ पे? Q V B, क्योंकि V क्रॉस B क्या होता है? V B साइन थीटा। और यहाँ पे V और B के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे V B क्या हो जाएगा? साइन थीटा। देखो अगर V क्रॉस B है, इसको क्या लिखेंगे? V B साइन 90। तो वी बी साइन 90 कितना होगा? वी बी। क्यों? क्योंकि v और b के बीच का एंगल कितना है? 90। तो q से q कैंसिल होगा। यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी e अपॉन b। यानी ये मिनिमम वेलोसिटी मेरे पास होनी चाहिए। इस मिनिमम वेलोसिटी से अगर किसी पार्टिकल को जेड एक्सिस की तरफ मैं थ्रो करता हूं, पॉजिटिव जेड एक्सिस में, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 0। तो ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे काम करता है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में, और ये इसका नेट रिजल्ट। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। क्या दिया था मुझे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और ये पार्टिकल की डायरेक्शन जिससे नेट फोर्स 0 होगा, और किस मिनिमम वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे? E अपॉन B से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है अ पार्टिकल move on a given straight line with a constant speed v at a certain time. It is at point P on its straight line path. O is a fixed point. Show that OP cross V is independent of the position P. एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट करें, पढ़ें इसको ध्यान से, और फिर करने की इसको कोशिश करें कि क्या क्वेश्चन के मुझसे पूछा हो, क्या यहाँ पे निकालना है। तो मुझे ये शो करना है कि OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P। ये मुझे शो करना है कि OP क्रॉस V है वो पोजीशन P पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये है एक्स, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं इधर। ये है मेरे पास एक्स और ये मेरे पास इधर वाई, ऐसे बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लो, आप कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लो, और जो पार्टिकल यहाँ पर है ये मुझे दिया है कि विद अ कांस्टेंट स्पीड भी, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो पार्टिकल हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो आपको ये बताना है कि जो OP क्रॉस V है यहाँ पे वो पोजीशन P पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P। ठीक है, चलिए अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ पे मान लेता हूँ इस तरीके से, ये मान ली मैंने स्ट्रेट लाइन, और पोजीशन P सपोज करो यहाँ पे स्टार्टिंग में। पोजीशन P यहाँ आने का मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? इधर की तरफ होगी, P पॉइंट पे। यहाँ से अगर पोजीशन वेक्टर में ड्रॉ करूँगा, ये मेरे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा, ये मिलेगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, अगर ये मुझे पोजीशन वेक्टर मिला, इस एंगल को अगर मैं मान लेता हूँ थीटा, क्या मान लेता हूँ? थीटा। ये मेरे पास O है, इसको मान लेते हैं हम P, और इसको मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं इसको। तो ये है OP और V वेलोसिटी से पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। ये वेक्टर होगा कोई पोजीशन वेक्टर, होगा कोई यहाँ पे एंगल थीटा, ऐसा मान सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? यहाँ पे थीटा होगा। ये हमें सबको दिख रहा है। अब इन्होंने बोला है कि ये पार्टिकल इस लाइन पे कहीं भी जाए, इसकी जो वेलोसिटी है ना वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल सपोज करो यहाँ पे पहुँच जाता है, ये P डैश में मान लेता हूँ, और यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी है? V है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कितना होगा बोलो? अगर इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं क्या? थीटा डैश। तो ये भी कितना होगा यहाँ से? ये होगा थीटा डैश। सिंपल सी बात है। अगर पार्टिकल सपोज करो यहाँ पे पहुँच जाए P डबल डैश, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? V है। यानी P डबल डैश पे भी जो यहाँ पर
अगर पोजीशन वेक्टर में ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे ये यहाँ से मिलेगा थीटा डबल डैश। तो ये कंडीशन मुझे दी है। यहाँ पे क्या मान लेंगे, अगर ये थीटा डबल डैश है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा डबल डैश। अब ये लाइन है तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ से 90 होगा। तो अब मुझे बताना है कि जो OP क्रॉस V है, यानी OP क्रॉस V है वो हमेशा कैसा रहेगा, OP क्रॉस V कैसा रहेगा, हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P, यानी इस इंडिपेंडेंट पोजीशन P पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर P पॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले P पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगर P पॉइंट की मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको OP क्रॉस V को मैं लिख सकता हूँ OP V साइन थीटा। A क्रॉस B को हम लिख सकते हैं OP V साइन थीटा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस V को जरा इधर रखते हैं और OP साइन थीटा और इंटू V ये लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये लिख सकते हैं। अब OP साइन थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा लिखूंगा, यहाँ पे अगर ध्यान दें आप, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा मेरे पास कितना होगा, ये होगा मेरे पास परपेंडिकुलर और मेरे पास होगा हाइपोटेनस। ये होता है साइन थीटा, मुझे पता है। तो साइन थीटा यहाँ से कितना होगा, साइन थीटा मीन्स अगर इस एंगल की बात करूँगा तो ये होगा मेरे पास OR, ये परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस कितना होगा यहाँ पे O इंटू P ये होगा। यानी यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ OR तो ये कितना आएगा साइन थीटा, और ये मेरे पास आएगा OP, कितना आएगा साइन थीटा OP। यानी साइन थीटा OP को मैं क्या लिख सकता हूँ, OR लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास OR इंटू V। ये वैल्यू बचेगी कि डिस्टेंस OR और यहाँ पे बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में V। ये आएगी कंडीशन P पे। अब अगर P डैश की बात करता हूँ, P डैश की बात करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर साइन थीटा डबल डैश में देखता हूँ, साइन थीटा डबल डैश, ये कितना होगा, यहाँ से साइन थीटा डबल डैश मेरे पास होगा, ये मेरे पास होगा OR डिवाइड बाई कितना, ये मेरे पास होगा OP डैश। यानी साइन थीटा डबल डैश और OP डैश ये किसके इक्वल आएगा, OR के इक्वल आएगा। ये कंडीशन ये हो गई। अब इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे OP डैश इंटू V करता हूँ, क्योंकि यही पोजीशन वेक्टर है मेरे पास, कितना होगा ये OP डैश V साइन थीटा। और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये सिंगल डैश यहाँ पे आएगा क्योंकि एक ही एंगल मुझे दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे OP डैश साइन थीटा इंटू V। तो OP डैश साइन थीटा कितना आएगा, ये यहाँ पे आएगा OP डैश साइन थीटा, ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास OR, और ये भी कितना आएगा V। यानी यहाँ से भी कितना है, ये OR इंटू V। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड मेरे पास होगा P डबल डैश, यहाँ पे होगा OP डबल डैश, और ये मेरे पास होगा वेक्टर V। ये कितना होगा OP डबल डैश V साइन थीटा, और यहाँ से OP डबल डैश साइन थीटा यहाँ पे रखूँगा, और यहाँ पे रखूँगा V अलग। अगर OP डैश साइन थीटा मैं यहाँ पे निकालता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये थीटा डबल डैश, यानी साइन थीटा डबल डैश कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये होगा OP डबल डैश। तो यहाँ से भी OR कितना आएगा, साइन थीटा डबल डैश OP डबल डैश, ये वैल्यू मुझे मिलेगी। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पे रखूँगा तो किसके इक्वल आएगा, ये OP डबल डैश और यहाँ पे साइन थीटा डबल डैश, ये होगा ना, साइन थीटा डबल डैश यहाँ पे रख देते हैं, ये डैश होगा यहाँ पे और ये भी डैश होगा। तो ये कितना आएगा, इसको रखेंगे डबल डैश, तो OP डैश साइन थीटा ये कितना आएगा OR, ये भी कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास V। तो तीनों केस में ये बात सिद्ध होती है, ये बात प्रूफ होती है कि तीनों केस में जब पार्टिकल P पोजीशन पे था तब भी कितना है OP क्रॉस OR इंटू V, जब P डैश पे था तब भी कितना है OR इंटू V, और जब ये P डबल डैश पे पहुंचा उसके बाद भी रिजल्ट कितना है OR इंटू V। यानी तीनों ही केस में जो P डैश OP क्रॉस V की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। इसका मतलब कि पार्टिकल इस लाइन पे OP क्रॉस V के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, चाहे वो किसी भी पोजिशन पे यहाँ पे हो। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे पूछा था। ठीक है, तो उसको नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ये सिंपल सा क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि यहाँ पे तीनों के लिए पोजीशन पे क्या करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो डेट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें और फिर यहाँ पे देखें कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मुझे ए बी सी तीन वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए
वेक्टर बी और वेक्टर सी, और मुझे बोला है कि तीनों परपेंडिकुलर है। तो तीनों परपेंडिकुलर का केस क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ एक प्लेन के ऊपर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो क्या केस होगा? यहाँ पे इधर होगा वेक्टर ए और ये 90 डिग्री पे होगा इधर वेक्टर बी, दोनों किस एंगल पे हैं? 90 पे, ठीक है। और ऊपर एक वेक्टर होगा, वो होगा वेक्टर सी, और तीनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में उन्होंने बोला है कि जो सी क्रॉस ए क्रॉस बी है वो कितना है? 0। तो ये बात तो सही है। अगर यहाँ पे आप रखोगे सी क्रॉस ए क्रॉस बी तीनों 90 है, तो ए क्रॉस बी कितना होगा? यहाँ पे ए क्रॉस बी यहाँ पे होगा ए बी साइन 90, क्योंकि थीटा ए और बी के बीच में 90 है, और साइन 90 कितना होगा? यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 1। तो ये कितना आएगा यहाँ से? ये आएगा ए बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि अगर सी क्रॉस ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मतलब कि अगर ए से बी की तरफ आप फिंगर कर्ल करते हो तो ए क्रॉस बी किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो कितना होगा यहाँ से? ए क्रॉस बी आ जाएगा ए बी साइन थीटा, यानी यहाँ पे लिखेंगे सी क्रॉस ए बी इक्वल टू, ये मुझे बताना है कितना होगा। ये तो उन्होंने 0 बोला है कंडीशन। अब सी क्रॉस ए क्रॉस बी के बीच में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो ये तो होगा ए क्रॉस बी ए बी। अब ए क्रॉस बी होगा ऊपर, यानी ए क्रॉस बी को और सी के साथ अगर मैं ऐसे क्रॉस करता हूँ वेक्टर ए क्रॉस बी, अगर ऐसे करता हूँ तो दोनों आपस में होंगे पैरेलल होंगे। तो सी और ए क्रॉस बी एंगल कितना आएगा यहाँ से? साइन 0 क्यों आएगा? क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। ए क्रॉस बी किधर डायरेक्शन जाएगी? ऊपर की तरफ। तो साइन 0 यानी ये वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो ये तो प्रूफ होता है यहाँ से कि ये 0 है। एक कंडीशन तो मुझे मिली। अगर ए क्रॉस बी की बात करूंगा तो आएगा मेरे पास ए बी, और सी क्रॉस ए क्रॉस बी की बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में मुझे एंगल देखना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी किधर जाएगा? ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल कर लेंगे राइट हैंड, ऊपर जाएगा ए क्रॉस बी, और सी भी ऊपर है तो दोनों के लिए डायरेक्शन सेम होगी। तो ये कितना होगा यहाँ पे? ये होगा मेरे पास 0। एक तो बात ये हो गई। अब इन्होंने बोला कि इज कन्वर्ज इज ट्रू। कन्वर्ज का मतलब होता है अपोजिट या फिर उल्टा। अपोजिट या फिर उल्टा, क्या इसका अपोजिट पॉसिबल है? अपोजिट बोलने का मतलब कि अगर तीनों को मैं परपेंडिकुलर ना करके पैरेलल कर दूं, क्या तब भी मुझे ये रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये मुझे बताना है। तो अगर मैं एक प्लेन की बात करता हूं, यहाँ पे एक प्लेन की बात करता हूं और तीनों वेक्टर को पैरेलल करता हूं। पैरेलल करने का मतलब वेक्टर ए भी इधर है, वेक्टर बी भी इधर है और वेक्टर सी भी इधर है। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? ये होगा 0। तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे तीनों अगर पैरेलल होंगे तो थीटा आएगा 0, यानी ये वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। लेकिन ये कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। कन्वर्ज इज नॉट ट्रू का मतलब ये इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का पैरेलल होने की कंडीशन इसेंशियल नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि तीनों पैरेलल हों तभी मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 को भी पैरेलल कर दूंगा तब भी 0 मिलेगा। कैसे? सपोज करो कि आपने इनमें से किसी 2 वेक्टर को पैरेलल कर दिया, यहाँ पे किसी भी 2 वेक्टर को। सपोज करो आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेलल यहाँ पे किया, यहाँ पे थीटा कितना आया? 0 आया। थीटा इक्वल टू 0। हो सकता है कि वेक्टर सी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो, तो ए क्रॉस बी 0 आया। तो यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ए बी साइन 0। तो ए बी साइन 0 लिखूंगा तो पूरा कितना हो जाएगा? 0। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी तीनों पैरेलल होंगे, ये कंडीशन इसेंशियल नहीं है। अगर 2 भी यहाँ पे पैरेलल होंगे तब भी बात बन जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, कि जरूरी नहीं कि तीनों परपेंडिकुलर हों, अगर उनमें से 2 भी पैरेलल होंगे तब भी क्या होगा? ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में तीनों को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा, तभी जाके 0 मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा था मुझसे? कंडीशन पूछी थी कि कन्वर्ज ट्रू होगा नहीं, तो आंसर क्या है? कन्वर्ज इज नॉट। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और क्या क्वेश्चन मुझे दिया है? और मुझे क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है देख लेते हैं। क्वेश्चन में मुझे बोला है ए मॉस्किटो नेट over a 7 feet into 4 feet bed is 3 feet high. The net has a hole at the one corner of the bed through which a mosquito entered the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. तो सबसे पहले बताना है find the magnitude of displacement of the mosquito
और बी में बोला है कि टेकिंग द होल एज द ओरिजिन द लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस, width at the y axis and vertically up as the z axis, write the component of the displacement vector। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मुझे बोला है मॉस्किटो नेट ओवर 7 फीट इंटू 4 फीट और 3 फीट हाइट है और एंटर कहाँ से करेगा, टेकिंग द होल एज द ओरिजिन। ठीक है, ये मुझे बोला है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा कि किस तरीके से फिगर यहाँ पे बोला है, मुझे फिगर आउट थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर ये मेरे पास है ओरिजिन, क्या है मेरे पास ओरिजिन, ये है मेरे पास x और ये मेरे पास क्या है y, यही सवाल में दिया है। तो जो मॉस्किटो है वो यहाँ से एंटर करेगा, कहाँ से करेगा, ओरिजिन से करेगा। ओरिजिन के कंपोनेंट क्या होते हैं, 0, 0, 0। अगर तीनों एक्सिस की, तीनों कोऑर्डिनेट की मैं बात करता हूँ तो 0, 0, 0। तो अगर यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो ये तो कुछ ऐसे मिलेगा। ये बनाने का पर्पज़ क्या है कि डायग्राम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझना। ये मेरे पास होगा इस तरीके से। तो अगर इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं सिंपल इस तरीके से, तो 3D में कुछ ऐसे दिखेगा, ये 3D में कुछ ऐसे दिखेगा। अब एक काम करते हैं, जो y है इसको मान लेते हैं हम z, और ये वाली जो एक्सिस है एक प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ इसको मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं इसको, y मान लेते हैं, क्योंकि 3D शेप होगी यहाँ पे, ये x, ये कोऑर्डिनेट y और ऊपर मेरे पास z। तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ये हाइट मुझे कितनी दी है, 7 फीट, ये लेंथ मुझे 7 फीट दी है और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 4 फीट। ये मुझे बोला है कि वाई एक्सिस में इसकी विड्थ को यहाँ पे मानना है, कितना होगा, 4 फीट। ये मुझे दिया है, ये मुझे यहाँ पे दिया है, ये है 4 फीट और ये 7 फीट। इसकी जो हाइट है, अगर हाइट की बात करता हूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद 3 फीट यहाँ पे इसकी हाइट दी है। हाँ, 3 फीट इसकी हाइट है, यानी हाइट कितना है यहाँ पे, 3 फीट। ये क्वेश्चन में मुझे मेंशन किया है। ठीक है, अब ये डायगनली अपोजिट जाता है। अगर ओरिजिन से एंटर करेगा तो डायगनली अपोजिट किधर होगा, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ये तो पैरेलल हो जाएगा इसके। डायगनली अपोजिट होगा इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे होगा डायगनली अपोजिट, यानी ये कुछ ऐसे उड़ के जाएगा, ये कुछ इस वेक्टर पे उड़ के जाएगा। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके थोड़ा सा यहाँ पे डायगनल हो गया है, अंदर से जाके थोड़ा सा इस कॉर्नर पे जाके ये मिलेगा, इस डायगनल पे जाके मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर डायग्राम में बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा, अंदर से जाएगा ऊपर की तरफ, यानी डायगनली अपोजिट, अंदर से इस कॉर्नर पे। तो अगर इस कॉर्नर पे जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 7 फीट इधर है तो x में हो जाएगा 7, y में कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास 4 और z में कितना है ऊपर की तरफ 3। तो ये मुझे कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ से लिखता हूँ मैं OP क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये लिखूंगा सबसे पहले, देखो P के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे मुझे, ये मिलेंगे 7i कैप डायरेक्शन की फॉर्म में, ये होगा 4j कैप और ये होगा 3k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा, 0i कैप, 0j कैप और 0k कैप। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर O से लेके P तक। तो ये होगा यहाँ पे OP वेक्टर, क्या लिखेंगे इसको, P वेक्टर 7i कैप, 4j कैप और 3k कैप, और माइनस क्या लिखूंगा यहाँ पे, लिखूंगा ओरिजिन, यानी 0i कैप, 0j कैप और 0k कैप, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना मिलेगा मुझे, OP, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 7i कैप, 4j कैप और 3k कैप। ये क्या मुझे मिला, ये मिला मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मिला मुझे मिला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, अगर निकालना है तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड में कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट, कोफिशिएंट i के साथ जो होगा उसका स्क्वायर लिखूंगा, j के साथ होगा इसका स्क्वायर लिखूंगा और k के साथ होगा इसका स्क्वायर लिखूंगा। तो OP वेक्टर कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, ये मेरे पास हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। तो ये कितना होगा, ये होगा 49 + 25। तो OP वेक्टर कितना मिलेगा यहाँ से, OP वेक्टर मुझे मिलेगा अंडर रूट 49 25, 9 और 5 कितने हो गए, ये होगा 14, ये आएगा 1, ये होगा 74। ठीक है, ये होगा मेरे पास 74। इतना डिस्प्लेसमेंट मुझे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मुझसे सिंपल सा पूछा था कि ओरिजिन से एंटर करेगा और डायगनली अपोजिट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे बताना था। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करेगा तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल देंगे, ये आएगा √74। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन, तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, देखते हैं। देखते हैं आगे क्या बोला है मुझे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मुझे बोला है कि ए कैरम बोर्ड 4 feet into 4 feet square has the queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge, rebound and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude and displacement of the queen. सबसे पहले पूछा है from the center to the front edge, फिर पूछा है from the front edge to the hole and फिर पूछा है center to the hole. तो 4 feet into 4 feet square मुझे दिया है और क्वीन कहाँ पे है, सेंटर में। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखें कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि फिगर यहाँ पे कुछ हमें कैसा दिखेगा। तो अगर फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और ये मानता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेंटर, क्वीन यहाँ पे है सेंटर पे, ये मेरे पास फ्रंट एज होगी। तो होल एक तो यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये तो एक तो सीधी लाइन होगी इधर की तरफ सेंटर से, और ये हाइट मुझे कितनी दी है, ये दी है 4 फीट, और ये भी कितनी दी है, ये भी है मेरे पास 4 फीट, क्योंकि स्क्वायर से तो दोनों साइड से क्या होगी, लेंथ बराबर होगी। अब इसने बोला कि स्ट्राइकर ऐसे हिट करेगा आगे की तरफ फ्रंट एज पे, और बिल्कुल स्ट्राइकिंग करने के साथ सीधा किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर मूव करेगा, यानी पहले जाएगा इधर और फिर मूव करेगा इधर। ठीक है, अब जिस एंगल से ये जाएगा, ये बात तो हमें समझ आ रही है कि जिस एंगल से ये जाएगा उसी एंगल से ये वापस आएगा, ये बात हमें समझ आ रही है। क्योंकि टकराएगा जैसे ही, जिस एंगल से यहाँ पे, अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस एज के ऊपर, तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से सामने वाले फ्रंट होल में ये एंटर करेगा। अगर इस लेंथ को मान लेता हूँ मैं x, इस लेंथ को क्या मान लेता हूँ x, तो अगर ये सेंटर पॉइंट है, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये लेंथ कितनी होगी, ये मेरे पास होगी 2 फीट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट है, और ये x से तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 माइनस x। ये बात तो मुझे समझ आ रही है, कितना बचेगा 2 माइनस x। इस लाइन को थोड़ा नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इधर ये बना लेते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ a, ये वाला पॉइंट, इसको बोल देते हैं m, इसको बोल देते हैं n। ठीक है, ये लाइन दिख रही होगी सबको, कुछ इस तरीके से आ रही है। इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे ऐसे मिला देते हैं, ये मिला दिया मैंने। ठीक है, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं O, क्या मान लेता हूँ, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन से यहाँ से मान लेते हैं, तो O पॉइंट इसको मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस OA की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस OA की वैल्यू। तो इस OA की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो, क्या इस OA को, क्या ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल OA, और इसको बोल देते हैं हम R। तो ट्रायंगल OAR, तो ट्रायंगल OAR में क्या दिखेगा आपको, OA इक्वल टू अंडर रूट इस OR का स्क्वायर प्लस इस AR का स्क्वायर, यानी OA कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा अंडर रूट। OR मेरे पास कितना है, ये x है, तो ये भी क्या होगा, ये भी यहाँ पे x होगा, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। तो AR यहाँ पे कितना है, तो हाफ है, तो 2 फीट होगा यहाँ पे, ये होगा मेरे पास 2 स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, OA की, ये आएगी x स्क्वायर प्लस 4, ये मिलेगा मुझे इतना। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अगर x की वैल्यू मुझे मिल जाए तो शायद O से A तक का जो फ्रंट एज का डिस्टेंस है, जो मुझसे पॉइंट A में पूछा भी है, वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन x कैसे निकालें, तो अगर थोड़ा सा अगर एंगल के साथ थोड़ा गेम खेलें हम, तो अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल OAR, ये क्वेश्चन वेक्टर का ना होकर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो OAR, तो OAR की बात करूँगा तो tan थीटा यहाँ पे कितना होगा, tan थीटा मेरे पास होगा OR डिवाइड बाय AR, यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो OR मेरे पास कितना है, OR मेरे पास है x, और AR मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल बात करें, अगर ट्रायंगल AMN, किस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल AMN, अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो tan थीटा यहां से कितना मिलेगा मुझे मिलेगा ये MN डिवाइड बाय कितना, ये AM, क्योंकि परपेंडिकुलर ये होगा इसके और बेस होगा ये, तो ये परपेंडिकुलर MN कितना है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर MN मेरे पास है 2 माइनस x, ये दिख रहा होगा सबको, और ये लेंथ कितनी है AM, ये पूरा 4 फीट है, तो ये मेरे पास होगा 2। क्या इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
मैं बोल सकता हूँ कि x/2 इक्वल टू 2 माइनस x/4। ये हो जाएगा 2, कितना मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा 2x इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इस x को उधर लेके आऊँगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 2/3। और 2/3 किस में आएगी, ये आएगी फिट में। किस में आएगी, फिट में। तो अगर x 2/3 मुझे मिला है तो OA अगर मैं निकालना चाहूँ तो OA कैसे निकालेंगे, ये मिला है मुझे 2/3, ये हो जाएगा स्क्वायर और प्लस यहाँ पे है 4। तो OA इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 4/9 प्लस 4, ये होगा √4 प्लस 36/9, यही होगा। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर मेरे पास होगा 40/9। अगर ऊपर 40/9 होगा तो उसको लिख सकते हैं 2 और √10/3, ये मिलेगा मुझे, क्योंकि 10 ये हो जाएगा √10। तो OA मुझे कितना मिलेगा 2/3 √10 फिट, ये मुझे मिलेगा। तो एक आंसर तो मेरे पास ये होगा। क्या मुझसे यही पूछा था, एक बार देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुझसे पूछा था कि सबसे पहले फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, तो फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज आंसर मेरे पास क्या होगा 2/3 √10। तो इसको आप नोट करें। फिर इधर ऊपर की तरफ से मैं इधर से रफ करके, यहाँ से रफ करके, फिर इसको मैं यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट पॉइंट करने की कोशिश करते हैं जो भी और सी में मुझसे पूछा है। चलिए इसको नोट कर लें पहले आप। चलिए नोट कर लिया होगा आपने इधर वाला पार्ट। मैं यहाँ से रब करने जा रहा हूँ इसको। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटाता हूँ और ऊपर वाला पार्ट ये यहाँ से हटाता हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, x की वैल्यू मुझे मिली 2/3। कितनी मिली 2/3। देखते हैं क्या पूछा मुझे। सेकंड ऑप्शन मुझसे पूछा है कि फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द फ्रंट एज। फ्रंट एज मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या है फ्रंट एज, और टू द होल, यानी ये मुझसे पूछा है कि ON कैसे निकालेंगे A से लेके N तक। तो अगर इस ट्रायंगल की बात देखें हम, ट्रायंगल AMN, किस ट्रायंगल की बात करें AMN, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास होगा AN इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा, ये होगा मेरे पास AM स्क्वायर प्लस इस MN का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। AM मेरे पास कितना है, ये AM तो मेरे पास 4 फीट है, यानी ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। और MN कितना होगा, ये मेरे पास 2 माइनस एक्स, यानी 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2/3 है, ये रखेंगे 2/3 और यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, यानी AN यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, N मुझे मिलेगा √16 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4/3, ये आएगा मेरे पास स्क्वायर, ये लिखेंगे 4/3। तो ये कितना होगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास 16 प्लस 16/9, यानी AN यहाँ से कितना होगा, ये होगा मेरे पास अगर 16 × 9, यानी 16 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 9 प्लस ये होगा 144, ऐसा कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो कितना होगा ये 144 प्लस ये होगा 16 और डिवाइड बाय मेरे पास होगा यहाँ पे 9। तो AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 144 प्लस 16 कितना होगा बोलो, ये होगा 1001, ये होगा 160/9। तो AN की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिलेगी मुझे, अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 160/9, इसको ब्रेक करते हैं किस फॉर्म में, 4√10 में, तो कितना होगा ये बचेगा 2/3 और मेरे पास आएगा √10, कितना हो जाएगा 2/3 √10। ये मुझसे पूछा था तो उसको नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो लास्ट का पॉइंट मुझसे पूछा है। तो ये निकाला मैंने, AN की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 √10, ये मुझसे पूछा था ट्रायंगल AMN में। चलिए ये नोट कर लें आप। देखिए मैं नीचे का पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, ये पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और मुझसे क्या बोला है निकालने के लिए, अब मुझसे बोला है कि सेंटर से लेके होल तक का डिस्टेंस मुझे बताना है। ये डिस्टेंस मुझे बताना है कितना होगा, ये वाला O से लेके N मुझे बताना है कितना होगा। कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ये इसको अगर मैं Q मान लेता हूँ तो ट्रायंगल OQN, अगर ट्रायंगल OQN की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ट्रायंगल OQN की अगर मैं बात करता हूँ तो OQN कैसे निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ OQN में कि ON मेरे पास होगा √OQ स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। OQ कितना है यहाँ पे, OQ इसका हाफ हो जाएगा सेंटर से, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और NQ भी मेरे पास कितना होगा, ये भी मेरे पास हाफ होगा, ये भी मेरे पास होगा 4। तो ON की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 16, यानी ON मुझे कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4 फिट, और ये भी कितना मिलेगा यहाँ पे 2/3 √10 फिट, ये भी फिट में आएगा और ये भी
फिट में आएगा। तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सेंटर से लेके एज का डिस्टेंस, एज से लेके होल तक का डिस्टेंस और सेंटर से लेके होल तक का डिस्टेंस, ये आ जाएगा 4 फीट। तो इसको आप नोट कर लें। आई होप ये नोट किया होगा आपने। तो ये था मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के मैंने आपको कराए कि जो आपसे पूछ सकता है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। इसके अलावा यहाँ पे वेक्टर की सीरीज़ होती है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सीरीज़ को काफ़ी एंजॉय किया होगा और वेक्टर की इस सीरीज़ को देखने के बाद वेक्टर का कोई भी सवाल आपका रुकेगा नहीं, चाहे वो जे एडवांस का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो मेंस का हो। बस थोड़ा सा आपको माइंडसेट लगा करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइनामेटिक्स। और उस काइनामेटिक्स के अंदर भी एक भी सवाल आपका किसी भी लेवल पे, मेंस पे, एडवांस पे रुकेगा नहीं। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।